हाय एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, आज हम सिमुलेशन के हमने प्रीवियस क्लास के अंदर देखा था, सिमुलेशन के बारे में पढ़ा था। उसका एक क्वेश्चन भी करा था और उस क्वेश्चन से कंसेप्ट को डिस्कस करा था। आज हमें सिमुलेशन की थोड़ी और प्रैक्टिस करनी है, तो मैं लेकर आया हूँ आपके लिए क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 45 और इस तरीके से हम और इसकी प्रैक्टिस करते हैं आज की क्लास के अंदर। तो आज की क्लास के अंदर 2 या 3 क्वेश्चन हम ट्राई करने की कोशिश करते हैं और सिमुलेशन के कुछ क्वेश्चन और करके इसकी प्रैक्टिस और अच्छी करते हैं। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस सिमुलेशन चैप्टर के अंदर करेंगे, उतना ही आपको सिमुलेशन चैप्टर आएगा। पेपर में ये चैप्टर से क्वेश्चन आना ही आना है, 100% कंफर्म्ड है कि पेपर में आएगा ही आएगा। तो कोशिश करिए, मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन करिए, जो भी मॉड्यूल में दे रखा है उसी को रिपीटेड टाइम करिए। बाकी फर्दर और करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके अंदर मॉड्यूल के अंदर इन्होंने पास्ट ईयर पेपर सब इंक्लूड कर रखा है, तो नया मॉड्यूल जो है उसके हिसाब से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। आइए हम करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 45 और 45 इलस्ट्रेशन के अंदर क्या क्या है चीजें वो हम करते हैं इस बार। देखिए, यूजिंग इंपेरिकल डाटा अ प्रोसेस प्लानर इज वर्किंग ऑन प्लान फॉर प्रोड्यूसिंग अ न्यू डिटर्जेंट। तो एक प्लान बनाया जा रहा है कि एक नया डिटर्जेंट प्रोड्यूस करने का, उसको मैन्युफैक्चरिंग करने का। सी विश टू सिमुलेट अ रॉ मटेरियल डिमांड इन ऑर्डर टू प्लान एडुकेट मटेरियल। और वो चाहती है कि भाई वो सिमुलेट कर पाए, एक फोरकास्टिंग कर पाए कि रॉ मटेरियल की डिमांड के अनुसार, रॉ मटेरियल की जो डिमांड है, डिटर्जेंट बनाने की जो रॉ मटेरियल की डिमांड है, उसका एक सिमुलेशन कर पाए कि एडुकेट मटेरियल प्लान के लिए है, होगा या नहीं होगा। हैंडिंग एंड स्टोरेज फैसिलिटी के बारे में, ऑन द बेसिस ऑफ यूसेज ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस प्रीवियसली, सी हैज डेवलप्ड फ्रीक्वेंटली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिमांड इन पर डे फॉर अ 2 month पीरियड यूजिंग दिस डाटा। कहता है नीचे ना आपको डिमांड, इन्होंने ऐसा ही प्रोडक्ट पहले भी लॉन्च किया हुआ है और उससे उसकी डिमांड और नंबर्स ऑफ डे की डिमांड निकाली गई है और वो आपको दे दिया 60 दिन की, मतलब 2 महीने की डिमांड आपको बताई है। देखिए डिमांड किस तरीके से दे रखी है। कहता है 6 दिन ऐसा होता है, उसमें हर एक दिन में 10 टन की डिमांड रहती है उस रॉ मटेरियल की जिससे हम डिटर्जेंट बना सकते हैं। 6 दिन मतलब एक दिन में 10 दिन 10 टन, दूसरे दिन में भी 10 टन, तीसरे में भी, ऐसे 6 दिन रहा जिसमें 10 टन रॉ मटेरियल की डिमांड आई। 18 दिन ऐसे रहे जिसमें 11 टन हर दिन, 18 दिन में हर एक दिन में 11 टन डिमांड आती है पर डे। 15 दिन ऐसे रहे जिसमें 12 टन डिमांड आई। 15 दिन का इकट्ठा 12 नहीं है दोस्तों, ये हर एक दिन में, उस 15 दिन में हर एक दिन 12 टन डिमांड आती है। 12 दिन ऐसे रहे जिसमें 13 टन डिमांड रही, 6 दिन ऐसे रहे जिसमें 14 टन डिमांड रही, 3 दिन ऐसे रहे जिसमें 15 टन। तो ऊपर आपको डिमांड दे रखी है, नीचे आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है। उससे पहला प्रोसेस क्या होता है, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना और रेंज बनाना, है ना। यही प्रोसेस होता है। उसके बाद रैंडम वेरिएबल्स जो हमें दे रखे होंगे और उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर कर देना है। आइए, तो सबसे पहला प्रोसेस है कि हमें इसको टेबल फॉर्मेट में लेकर फोर्टी फाइव क्वेश्चन है। डिमांड आपको दे रखी है 10, 11, 12, 13, 14, 15। अच्छा, डिमांड दे दी 10, 11, 12, 10, 11, 12, 13, 14। फ्रीक्वेंसी दे दी है 6, 18, 15, 12, 6, 3, 6, 18, 15, 12, 6 और 3। ये पूरे 60 दिन की फ्रीक्वेंसी। तो ये डाटा हमें दे रखा है। सबसे पहला हमारा प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। प्रोबेबिलिटी निकलने के बाद हम निकालते हैं क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी, और जब क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी निकल जाती है उसके बेसिस पर हम रेंज कैलकुलेट करते हैं। इसके बेसिस पर हम रेंज कैलकुलेट करते हैं। तो भैया जोड़ते चले जाओ, 6 + 18, इस तरीके से आप इसको ऐड ऑन करते हुए चलिए। 6 + 18 24 हो गया, +15 39,
प्लस 12, 51 प्लस 6, 57 एंड 60। अब टोटल आपके पास है 60। ओहो, गलती कर दी, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी थोड़ी निकालना था, पहले प्रोबेबिलिटी निकालिए। 6 डिवाइड बाई 60 कितना हो गया? 6 डिवाइड बाई 60 आ गया 0.10। 18 डिवाइड बाई 60 आपके पास आ गया 0.30। 15 डिवाइड बाई 60 आपके पास आ जाता है 0.25। 12 डिवाइड बाई 60 आपके पास आ जाता है 12 डिवाइड बाई 60 आपके पास आता है 0.20। 6 डिवाइड बाई 60 0.10 आ गया। 3 डिवाइड बाई 60 आपके पास आ गया 0.05। ये आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई, ठीक है जी। अब इसके बाद हम निकालते हैं क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी। ये 0.10 हो गया, इन दोनों को जोड़ेंगे ये 0.40 हो जाएगा, एंड 0.40 प्लस 0.25 कितना हो जाएगा? 0.65। फिर जोड़ो 0.20, 0.85। फिर 10 जोड़ेंगे 0.95, एंड फिर 5 जोड़ेंगे 1। अब आप रेंज कैसे निकालते हैं? रेंज मैंने आपको सिखाया था, 99 जीरो से स्टार्ट होगी, 99 पे जाके रुकेगी, और एक कम होगा, जैसे कि यहाँ होगा 00 से 09, 10 है ना, 9 तक होगा। फिर 10 से 39, फिर 40 से 64 एक कम, 65 से 84, 85 से 94, 95 से 29। होप आपको रेंज निकालनी अब आ गई है। इस तरीके से हमने ये आपका कैलकुलेट कर लिया है। अब अगला क्या कह रहा था? हमसे कह रहा है यूज द डाटा और सिमुलेट करो रॉ मटेरियल यूजिंग रिक्वायरमेंट ऑफ 7 पीरियड, मतलब 7 दिन का आपको डाटा निकालना है। एक बार आंसर चेक करिए, क्या हमारा यही आंसर आया? 0.10, 40, 65, 85 और 95। ये क्लियर हो गया। और एक इसके बाद हमारे रेंज कैलकुलेट करेंगे, तो रेंज आपके देखिए यही आ रही है जो हमने निकाली, 0.9, ये सब चीजें यही आ रही है। हाँ जी, तो इसके बाद अब करना क्या है? बेसिकली हमें ना रैंडम नंबर दे नहीं रखे इस क्वेश्चन के अंदर। अगर आप देखो तो इस क्वेश्चन में रैंडम नंबर नहीं है। मैं वही देख रहा था कि रैंडम नंबर दिए कहाँ है। ये भाई यहाँ से सोल्यूशन चालू हो गया, पर क्वेश्चन में रैंडम नंबर कहीं नहीं दे रखे। अब जब तक क्वेश्चन में रैंडम नंबर नहीं गिवन होगा तो हम उसका डिमांड कैसे निकालेंगे? ये हमसे कह रहा है भाई अगले 7 दिन के पीरियड की डिमांड कैलकुलेट करिए। भाई रैंडम नंबर तो दीजिए, तभी तो डिमांड कैलकुलेट होगी। तो फिर मैंने इस क्वेश्चन की रिसर्च करी, भाई ये क्वेश्चन कहाँ पर आया था पिछली बार, पिछले अटेम्प्ट के अंदर कहाँ पर आया था, कहीं क्वेश्चन में मिस्टेक तो नहीं है। क्योंकि रैंडम नंबर कैसे निकाला जाएगा, वो तो हमें क्वेश्चन में गिवन होना है, जिसको निकालने का कोई तरीका थोड़ी है। तो क्वेश्चन मैंने इसको ढूंढा, अभी 10-15 मिनट मैंने वीडियो को रोककर इस क्वेश्चन को ढूंढा, और वो क्वेश्चन मुझे मिला। और जब ये क्वेश्चन मुझे मिला तो एक्चुअल में क्वेश्चन ये है। अब सेम क्वेश्चन देखिए, 2 मंथ पीरियड है, वही चीज है, ये सबको दे रखा है रॉ मटेरियल यूजिंग 7 डे पीरियड। अब ये वाली लाइन मिस कर दी यहाँ पर, अज्यूमिंग दैट द रैंडम नंबर ऑब्टेन 70, 27, 13, 80, 10, 54, 60, 49। इस तरीके से सर कभी कभी ऐसा भी होता है। आप देखिए, एक एज अ स्टूडेंट मैं इस क्वेश्चन को क्यों लेकर आया। एज अ स्टूडेंट आप कैसे निकालोगे रैंडम नंबर? स्टूडेंट को तो ये लगेगा कि रैंडम नंबर कैलकुलेट करना होगा यहाँ पर। भाई कैलकुलेट तो होता ही नहीं है रैंडम नंबर, वो तो हमें क्वेश्चन बताएगा। इसलिए इन्होंने आंसर में नीचे तो दे रखा है रैंडम नंबर, और लिख दिया वी ऑब्टेन रैंडम नंबर फ्रॉम द कॉलम 1 अपेंडिक्स 1। वही लाइन मिस कर दी। कॉलम 1 के नीचे अजम्पशन दे दी, उसमें अजम्पशन में ये लिखना था 27, 13, 80, 10, 54, 60, 49, और ये पिछले अटेम्प्ट में आया हुआ है, कई बार पीछे अटेम्प्ट में आया हुआ है। लिखा यहाँ पर assuming that the random number, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है assuming that the random number obtained 27, 13, 18, 10, 54, 60, 49। इस तरीके से देखिए लिखा हुआ है ना, बस आपका आंसर खत्म हो गया। अब देखिए, क्योंकि क्वेश्चन में रैंडम नंबर गिवन है पर इन्होंने यहाँ पर मिस कर दिया, तो उसको इग्नोर कर दीजिए। अब रैंडम नंबर हमें गिवन है तो उस हिसाब से हम आगे चलते हैं। क्या करना होता है वही बताओ सर? डिमांड और रैंडम नंबर, 7 दिन की डिमांड लिख, यहाँ पर डिमांड लिख देते हैं, यहाँ रैंडम नंबर लिख देते हैं। डिमांड नहीं, यहाँ पर लिखते हैं डे, 7 दिन, ये रैंडम नंबर हो गया, और यहाँ लिखेंगे डिमांड।
कि उस रैंडम नंबर से डिमांड कितनी है। 7 दिन हो गए, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है सर। देखिए रैंडम नंबर हमें क्या दे रखे हैं, क्वेश्चन में गिवन होंगे आपको 27 13 80 10 54 60। 27 13 80 10 54 60 और 49 एंड 49। ये आपको रैंडम नंबर गिवन है क्वेश्चन के अंदर। अब आपके पास यहाँ देख लीजिए रेंज, और रेंज में कैलकुलेट करो 27 कहां पर आता है, इस वाली रेंज पर आता है, तो इसका आंसर हो गया 11। 13 कहां पर आता है, ये वाली रेंज पर आता है, इसका आंसर भी 11 हो गया। भाई 80 कहां पर आता है, इस वाले में बिलोंग कर रहा है, उसका आंसर है 13। और भाई देन 10 कहां बिलोंग कर रहा है, ऊपर 10 नीचे वाले बिलोंग कर रहा है, सेकंड वाले पे 11 है। 54 कहां बिलोंग करता है, इस वाले पे, तो इसका आंसर है 12। 60 कहां पर बिलोंग करता है, इसी वाले पे, आंसर है 12। 49 कहां बिलोंग कर रहा है भाई, इसी वाले पे बिलोंग कर रहा है, आंसर है 12। तो है 11 11 13 11 12 12, 11 11 13 11 12 12, और लास्ट भी 12 ही है, लास्ट भी 12 ही है। और इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन खत्म होता है। बताइए इसे समझ में आया। तो क्वेश्चन लेने का पर्पज ये था कि कल को अगर स्टूडेंट सेल्फ स्टडी करता, वो देखता वही कहाँ है रेंज, इसमें तो रेंज है ही नहीं। तो रेंज क्वेश्चन में गिवन है, बट इन्होंने नहीं दे रखी, राइट। चलिए अब एक बार इस वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं, एक बार अगला क्वेश्चन भी, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये हमें कह रहा है कि भैया ग्राफ बनाइए। ग्राफ तो वैसे पेपर में आएगा नहीं, देखो ठीक है ना, ग्राफ पेपर में आएगा नहीं, और ग्राफ वाला ग्राफ है जो आप बचपन में सीखते हुए आए हो। फाउंडेशन पढ़ा है, फाउंडेशन में स्टैटिस्टिक्स पढ़ा है, उसमें स्टैटिस्टिक्स का पहला चैप्टर क्या कहता था, कहता था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाओ, ग्राफिकल प्रेजेंट करो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। ये हमारा स्टैट्स का पहला चैप्टर था फाउंडेशन में। जिन्होंने फाउंडेशन नहीं पढ़ा वो एक्सक्यूजेस नहीं दे, उन्होंने बीकॉम में पढ़ा है, 11th में पढ़ा है, स्टैट्स में, स्टैट्स उन्होंने पढ़ी है, और वहां पर भी आपने पढ़ा होगा ग्राफ बनाने का तरीका। भाई एक बार इसको देख लेते हैं कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, आप अगर कोई स्टूडेंट सेल्फ स्टडी कर रहा है तो वो नहीं कर पाएगा, इसलिए मैं यहाँ पर करा रहा हूँ, ठीक है। बाकी जो जो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है वो नहीं करा रहा। पहले वाले क्वेश्चन लेने का पर्पस आपको समझ में आ गया, क्यों लाया था मैं वो क्वेश्चन, क्योंकि वहां पर आपके कंफ्यूजन बढ़ सकती थी। आइए अब कहता है इंपेरिकल डाटा कलेक्ट ऑन अ टाइम रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ ट्रांसफॉर्मर ब्रैकेट were recorded to the nearest 1/4 minute as shown in the accompanying table। build time आपको दे रखा है मिनट्स के अंदर, और नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन आपको दे रखे। देखिए तो सबसे पहले करना क्या है, देखिए बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है, और इस तरीके के क्वेश्चन आपको पहली बार देखने को मिलेगा पूरे इस वाले चैप्टर के अंदर। इसको करने का तरीका भी थोड़ा अलग है। ये वेल्ड टाइम, ये वेल्ड टाइम का मतलब बेसिकली क्या हो गया, वेल्डिंग। आपने देखा होगा कई बार लोहे को जोड़ने के लिए वेल्ड किया जाता है, वेल्डिंग की जाती है। इसमें कह रहा है कि अगर हम दो ब्रैकेट्स को आपस में जोड़ते हैं, उसमें वेल्ड करते हैं, तो उस समय का कब नियरेस्ट टाइम जो होता है 1/4 होता है। 1/4 का मतलब होगा 0.25। तो ये हो गया वेल्डिंग करने का समय, जो आपको दे रखा है अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर, ठीक है। तो करने का तरीका क्या है, सबसे पहले आपको कह रहा है क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन इन परसेंटेज टर्म। पहले तो आपको निकालना है, कह रहा है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालो, और उसको परसेंटेज टर्म की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड आउट करो। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, वो भी परसेंटेज इन टर्म्स में फाइंड करनी है। उसके बाद कह रहा है भैया ग्राफ बनाओ, फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ बनाइए, ठीक है, हम उसको बना देंगे। इसके बाद कह रहा है कि भैया देखो ये जो रैंडम वेरिएबल दे रखा है ना, इस रैंडम वेरिएबल को आपको फाइंड आउट करना है, इस रैंडम वेरिएबल को आपको इसका वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और चौथा आपसे कह रहा है व्हाट इज द पोर्शन ऑफ टाइम एक्सीड 2 मिनट, 2 मिनट से एक्सीड टाइम। इसका चौथे वाले तो बाद बताऊंगा, पहले ये तीन आपको बताता हूं कैसे करना है इसको। बिल्कुल यूनिक क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन वंस इन अ व्हाइल आते हैं दोस्तों, बार बार नहीं आते हैं। तो इस क्वेश्चन को आपको थोड़ा बिल्कुल डिफरेंट वे में सोचना होगा। सबसे पहले तो आप ये डाटा लिख लीजिए जो आपको दे रखा है, वेल टाइम और फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन नंबर 46, ये हो गया मेरा वेल टाइम जो मिनट में दे रखा है, और ये हो गया फ्रीक्वेंसी। वेल टाइम दे रखा है, देखो 25% का गैप है ज्यादा, 0 से 0.25, 0.25 से 0.75। अच्छा इधर 50 का गैप आ गया, 0.75 से 0. नहीं
1.25, 1.25, 1.25 से फिर कितने का गैप है, 50 का 1.75, 1.75 से 2.25, 2.25 से 2.75 एंड 2.75 से 3.25, 2.75 से 3.25। तो ये आपको दे रखा है वेल्ड इन अ मिनट। एंड इसके बाद नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन देख लो, 0, 24, 42, 72, 0, 24, 42। इधर प्रोबेबिलिटी का नहीं निकालेंगे, इधर जो रैंडम वेरिएबल है प्रोबेबिलिटी से ना हेल्प लेते हुए ग्राफ से हेल्प लेंगे। तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल डिफरेंट वे में सोचो, तो अभी तक हमने क्वेश्चन करे वैसा नहीं है ये क्वेश्चन। वहां पर प्रोबेबिलिटी की हेल्प से हम रैंडम वेरिएबल निकाल रहे थे, यहां पर ग्राफ की हेल्प से रैंडम वेरिएबल कैलकुलेट किया जाएगा, राइट। 38, 14, 10, 38, 14 और 10। मैं आपको ये कह रहा हूं कि अगर ये पेपर में आ गया और बच्चे ने इसको पहले नहीं किया हुआ तो वो नहीं कर पाएगा पेपर के अंदर, वो समझ ही नहीं पाएगा करना क्या है, ये कौन सा क्वेश्चन आ गया। इसलिए क्वेश्चन कराने का पर्पज यहीं पर है कि कल को अगर पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आपने ये रिवीजन में करा हो, आपको पता हो यार इस तरीके से कराया था सर ने, इस तरीके से हमें करके आना है। ठीक है जी। सबसे पहले करना क्या है, कह रहा है वो हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालो इन अ परसेंटेज टर्म। तो सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालता हूं मैं, जो मुझे ऑब्जर्वेशन दे रखा है इसके बेसिस पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। इन ऑब्जर्वेशन टर्म निकाल रहा हूं मैं, क्योंकि मेरे को ऑब्जर्वेशन में दे रखा है ना नंबर्स ऑफ टाइम में। अभी मुझे परसेंटेज में नहीं निकाल रहा, मैं जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मुझे फ्रीक्वेंसी दे रखी है इसी का क्यूमुलेटिव कर रहा हूं, परसेंटेज टर्म बाद में कैलकुलेट करूंगा। जोड़ते हुए चलेंगे, 0, 0 में 24 जोड़ेंगे 24 आ जाएगा, 24 में 42 जोड़ेंगे 66 आ जाएगा, 66। 72 जोड़िए 38 आ गया, 38 जोड़ दीजिए 176 आ गया, 14 जोड़ेंगे 190 और ये 200। तो इस तरीके से दोस्तों क्या निकला, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इन ऑब्जर्वेशन टर्म, जो मुझे ऑब्जर्वेशन में दे रखी थी उसी में निकाल दी। और वो कह रहा है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इन परसेंटेज टर्म निकालिए। देखो यहाँ पर लिखा है, पहला वाला पार्ट कह रहा है परसेंटेज टर्म में कैलकुलेट करके दिखाइए। आइए तो हम निकाल रहे हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इन परसेंटेज टर्म। निकालने का तरीका बहुत सिंपल है, एक करके दिखाता हूं। 0/200, क्योंकि मैक्सिमम यही है ना, देखो यहाँ पर टोटल कितना है 200 है, इन सबको जोड़ोगे तो 0/200। सर 0/200, और क्योंकि परसेंटेज में कैलकुलेट करना है मल्टीप्लाई बाय 100, 0 आएगा, पहले वाला तो 0 आएगा। दूसरा वाला 24/200, क्योंकि परसेंटेज में कैलकुलेट करना है मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, आएगा 12। तो हमने क्या करा, इस वाले पोर्शन को 24/200, ये टोटल हो गया 200, 24 डिवाइड बाई 200 मल्टीप्लाई बाय 100 करा, परसेंटेज में कैलकुलेट हो गया इस तरीके से। अब यहां पर करोगे 66 डिवाइडेड बाई 200 मल्टीप्लाई बाय 100, 33 आ गया। 138 डिवाइडेड बाई 200 मल्टीप्लाई बाय 100, 69 आ गया। 176 का आधा कर दो सर, बेसिकली वही हो रहा है, 190 का आधा कर दो। देखो ना भाई, जब मैं इस 2 0 से 2 0 काटूंगा तो नीचे 2 बच गया ना, बेसिकली 2 0 से 2 0 कटेगी, नीचे 2 बच गया, तो 24 डिवाइड बाई 2 12 ही तो हो रहा है, सबको आधा आधा कर दो, 95 और 100। इस तरीके से हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इन टर्म निकाल ली और हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व हो गया। एक चीज और यहाँ पर निकाल लो, अपर क्लास बाउंड्री। अपर क्लास बाउंड्री क्या होता है, एक होती है लोअर क्लास बाउंड्री, एक होती है अपर क्लास बाउंड्री। स्टैट्स में पढ़ाया होगा आपने बचपन में, ये वाला जो होता है पोर्शन उसको लोअर क्लास बाउंड्री कहते हैं, इस वाले पोर्शन को अपर क्लास बाउंड्री कहते हैं। तो बस इसको अलग से लिख लो एक बार, 0.25 आगे काम आएगी, ग्राफ बनाने में काम आती है। 0.25 ग्राफ इससे बनता है, इसलिए 0.75, 1.25, 1.75, 2.25, 2.75 और 3.25, ये अपर क्लास बाउंड्री वो करने में काम आएगा, ग्राफ बनाने में बेसिकली काम आएगा। ठीक है जी, इस तरीके से हमने यहां पर ये कंप्लीट कर लिया है अपना पहला वाला पार्ट, जो हमसे कह रहा था फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालो इन परसेंटेज टर्म। अब हमसे कह रहा है भी ग्राफ बनाओ फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का।
फ्रीक्वेंसी का भी बनाना है और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का भी बनाना है। आइए मैं आपको दिखाता हूं। पहले मैं फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बना देता हूं, फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। दोनों अलग अलग ग्राफ बनाए हैं, अलग अलग ही बना लेते हैं हम भी। स्टार्ट करते हैं। देखिए ये तो वहां आ गया 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 और 110। यहां पर आ जाएगा 0.25, जो अपर क्लास बाउंड्री थी, मैंने आपको बताया था ना ग्राफ में प्लॉट करते हैं, इस वाले को कलर दो 0.25, 0.75, 1.25, 1.75, 2.25, 2.75, 3.25। और 3.75। तो ये हमारा बन गया है ग्राफ। इसका मैं एक बार कॉपी कर लेता हूं क्योंकि दो ग्राफ बनाने हैं मुझे। चलिए सबसे पहले एक ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ आप कैसे भी बना सकते हैं, उसने हमें ये नहीं बताया कि कौन सा टाइप का ग्राफ बनाना है। बार ग्राफ बनाना है, हिस्टोग्राम बनाना है, आपके पास डॉटेड प्लॉट वाला बनाना है, कोई भी आपका मन करे वो बना लीजिए। तो इन्होंने अपने यहाँ क्या बनाया, दो अलग अलग ग्राफ बनाए, एक हिस्टोग्राम बनाया और एक दूसरा प्लॉटिंग वाला बनाया है, जिसको हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कहते हैं या फ्रीक्वेंसी कर्व वाला कहते हैं। तो वो बना रखा है इन्होंने। तो आप जो आपको सही लगे आप वो बना लीजिए, ऐसा कोई वो नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि इन्होंने क्लियर नहीं करा हुआ है कि कौन सा बनाना है। इनके हिसाब से करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम ले लेंगे, अब देखो बनाना कैसे है ग्राफ। अपर क्लास बाउंड्री देखनी है 0.25 और फ्रीक्वेंसी देखनी है, ये रहा 0.25 पे क्या था, 0 था। 0.25 यहां से यहां तक 0 हो गया, ये ऐसे यहां से चालू होगा, यहां पर 0 से लेकर 0.25 तक 0 था, 0 पे आ गया। इसके बाद 0.75 मतलब 0.25 से 0.75 तक 24 रहा। 0.25 से 0.75 तो 24, 24 कहां पर आएगा, कहीं पर यहां पर आएगा सर 24। इस 30 और इसके बीच में आएगा ना सर 24, यहां पर कहीं इस तरीके से ऐसे यहां पर प्लॉट हो जाएगा। अगला क्या कहता है, 75 से 125 1.25 तक 42 था, फ्रीक्वेंसी का बना रहा हूं मैं। 75 से 1.42 तो यहां पर करीब 42 आएगा, ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा और इस तरीके से 42 यहां पर आ जाएगा। तो ये आपके यहां तो हो गया आपके पास 0 है ना, यहां पर आपके पास हो गया 24, यहां हो गया 42। अगला 1.25 से 1.75 72, 1.25 चलेंगे 7 पर रुकेंगे, अब 72 थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे, यह आ गया भाई 72 का ग्राफ। 38 है, 1.75 2.38, तेरह 40 के नीचे होगा 38, यहाँ पर करीब ये हो गया सर 38। इसके बाद 14, अगला वाला 14 है, तो 14 कहां पर है, 10 और 20 के बीच में यहां पर कहीं होगा 14, ये हो गया भाई 14। एंड अगला है सर आपके पास 10, 10 तो आपको दे रखा है, ये आपके पास 10 है, 10 आपके पास ये हो गया। इस तरीके से हमने यहाँ पर बनाया ग्राफ, इसको बोलते हैं ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो हमें क्वेश्चन में कहा था ग्राफ द फ्रीक्वेंसी। एक तो फ्रीक्वेंसी का बनाना है, एक क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन का बनाना है। अब फ्रीक्वेंसी का बना दिया,
ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी। सर पेपर में भी करके दिखाना है, बिल्कुल भाई, जब तो नंबर मिलेंगे। ये हमारा सेकंड वाला पार्ट चल रहा है, ये हमारा सेकंड वाला पार्ट चल रहा है बी। पहला वाला पार्ट हमने यहाँ निकाल लिया था, ये वाला पार्ट परसेंटेज ना भाई, ये ए पार्ट था, अब बी चल रहा है। अब एक और ग्राफ बनेगा जिसके अंदर क्या रहा है, अब क्यूमुलेटिव का ग्राफ बनाइए। अभी तक हम फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बना रहे थे, अब क्यूमुलेटिव को देखेंगे। अब क्यूमुलेटिव में हमारे को दो चीज दे रखी है, एक ये एक ये, कोई भी ले सकते हैं, सेम ग्राफ आएगा, बट हम परसेंटेज टर्म का क्यूमुलेटिव लेंगे क्योंकि वो 100 तक है और हमारा ग्राफ भी 100 तक है। देखिए बेसिकली तो परसेंटेज टर्म का देखेंगे क्यूमुलेटिव। 0.25 पे जीरो है, 0.25 पे क्या है सर, जीरो। इसको डॉटेड प्लॉट बनाते हैं क्योंकि स्टडी मैट में भी वही बनाया। आपको अगर फिर से आप हिस्टोग्राम बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपसे फिर कहा कि यहां पर हमें कोई क्लियरली मेंशन नहीं किया है, जो आपको ठीक लगे वो ग्राफ बना के आ जाइए, सबसे आंसर सेम आए। फिर अगला है सर 0.75 पे 12, 0.25 से 0.75 पे 12 है सर। 12 कहां पर होगा, 10 से जस्ट ऊपर होगा, तो कहीं ना कहीं 75 पे लगा देंगे 12, यहां पर पॉइंट लगा देते, ठीक है सही। इसके बाद क्या है 33 किस पे है जी, 1.25 पे, 1.25 पे 33 है, ये यहां पर करीब होगा, इधर होगा कहीं, इधर होगा 33। फिर क्या है 69 88, इस पे है 69, इस पे है 88, यही कहीं मिडिल पे आएगा। फिर आपके पास है 95 और 100, तो ये हो गया। अभी इसका है 95, कहीं ना कहीं बीच में आएगा, और इसका है 100। 100 कहाँ है भाई, ये। और इस तरीके से आप प्लॉट कर सकते हैं। ये आपका बन गया है ग्राफ। अब तीसरा पॉइंट देखना है रैंडम वेरिएबल्स। इधर देखिए, हमारा ये ग्राफ बन चुका है, ग्राफ बनाकर छोड़ देना है। अब तीसरा है सिमुलेशन इज टू बी कंडक्ट यूजिंग रैंडम नंबर, क्यूमुलेटेड वेल टाइम बताना है आपको नियरेस्ट पॉइंट 25 से 25, 90 और 59 का, 20, 25, 90 और 59 का। सबसे पहले 25 देखिए, 25 कहां पर आ रहा है सर, यहां आ रहा है बीच में, ये टच हो गया, और यहां पर ये कहीं बीच में यहां पर आ रहा है, तो मतलब इन दोनों के बीच में है और एक इन दोनों के बीच में है। सर इन दोनों के बीच में निकल कर आता है क्या, 1.00, है ना, सही है। 0.75 है और ये 1.25 है, तो इनके बीच में क्या निकलेगा, 1 पॉइंट निकलेगा। तो 25 का जो रैंडम वेरिएबल है वो क्या है, 1 पॉइंट। यहां पर लिख दू साइड में कहीं रैंडम नंबर, और ये हो गई डिमांड। ओहो डिमांड नहीं, वेल टाइम। यहां पर अगर 25 का आप वेल टाइम देखेंगे तो कितना आएगा सर, 25 का वेल टाइम है 1 मिनट। इसके बाद अगला देख लो, अगला हमें किसका बोला था, 90 का, 90 का। सर 90 कहाँ यहाँ है, इसको सर ऐसे ले चलो और यहां पर ऐसे कहीं पर ले चलो, फिर इन दोनों के बीच में आ रहा है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में क्या है 2.50। तो 90 का जो वेल टाइम है वो है 2.50 मिनट, ठीक है जी। ये हो गया, ये किसका था सर, ये आपके पास 25 का वेल टाइम है, ये किसका है सर, 90 का है। अब आ जाओ 59 में, 59 कहां होगा, यहां पर होगा करीब, ये कहीं ना कहीं बीच में पड़ेगा मेरे, ऐसे नहीं, देखो ऐसे कर, इससे ड्रॉ करते हैं।
अब सही है, लाइन एकदम सही हो गई, परफेक्ट। ये कहाँ होगा सर, यहाँ पर कहीं पर होगा ये बीच में, तो इन दोनों के बीच में आएगा ये, नहीं इन दोनों के नहीं, ये करीब यहाँ पर इन दोनों के बीच में आएगा, ये बिल्कुल इधर आ रहा है, ये यहाँ पर आएगा सर, इन इन दोनों के बीच में आएगा, क्योंकि देखो ग्राफ मेरे पे प्रॉपर है नहीं ना, इसलिए कह रहा हूँ भाई। यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ का डिस्टेंस सेम नहीं है ना, मैंने जो प्लॉट कर रखा है अभी, तो जब आप ग्राफ पेपर बनाओगे तो करीब ये जो वाला पॉइंट है ना 59 का जो है ये वाला पॉइंट, ये कहीं ना कहीं इन दोनों के मिडल पर आ जाएगा, और इन दोनों के मिडल पे 59 है, और इन दोनों के मिडल पे आ जाता है सर 1.250 सर। जब आप एक्चुअली में ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो ये बिल्कुल 1.50 पे आ जाएगा। तो जो हमारा ये सर इसका है क्या 59 का रैंडम वैल्यू ये है 1.50। तो इस तरीके से हमारा ये तीसरा पार्ट भी खत्म हो गया, सी पार्ट। ठीक है जी। What portion of the times exceed 2 मिनट, वो कौन सा पोर्शन है जहां पर एक्सीड करता है 2 मिनट से, 2 मिनट से एक्सीड करता है, वो कौन सा पोर्शन। तो ग्राफ में देखेंगे जहां पर 2 मिनट से ज्यादा एक्सीड करता है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो इसमें से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इन परसेंटेज टर्म में देखिए कौन सा ऐसा परसेंटेज है जहां पर 2 मिनट से ज्यादा एक्सीड कर रहा है। तो अगर आप ये देखेंगे तो 2 मिनट से ज्यादा एक्सीड करने वाला 88% है, जबकि बुक के अंदर हमें दे रखा है 12%। देखिए वो कहता है कौन सा पोर्शन ऑफ टाइम है जो एक्सीड कर रहा है 2 मिनट को, परसेंटेज ऑफ टाइम। ये कह रहा है जी परसेंटेज ऑफ टाइम जो है कह रहा है क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन में 12% ऑफ द टाइम्स एक्सीड करता है 2 मिनट, 12%। अब देखिए अगर इन्हीं के आंसर में देखे तो जो 12% है वो 0.75 तक ही मैक्स मिनट लेता है, वो कह रहा है 2 मिनट से ज्यादा एक्सीड करना चाहिए। तो 2 मिनट से एक्सीड करने वाला टाइम जो होगा वो 88% होगा। इससे भी और समझा देता हूं, कह रहा है द फ्रीक्वेंसी ऑफ 12% इज प्लॉटेड एट अपर क्लास बाउंड्री एट 0.75 पर टाइम, 75 मिनट है ना। तो वो कह रहा था 2 मिनट से ज्यादा का पोर्शन ले, तो 2 मिनट से ज्यादा का पोर्शन लेने वाला जो परसेंटेज ऑफ टाइम है वो 88% ऑफ टाइम है। मेरे हिसाब से जो फोर्थ आंसर होना चाहिए वो 12% टाइम ना होके 88% टाइम होना चाहिए, जो एक्सीड करता है 2 मिनट को, जो कि ग्राफ पे हमें साफ साफ दिख रहा है ना। तो यहाँ 12% इनका गलत है, 88% ऑफ टाइम एक्सीड करता है 2 मिनट से ज्यादा को। तो हम यहां से देखते हैं 88% ऑफ टाइम, तो फोर्थ आंसर होगा 88% ऑफ टाइम, ना कि 12% ऑफ टाइम। तो इस तरीके से हमने ये वाला पोर्शन भी अपना खत्म कर लिया है, राइट। अब 47 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में रहेगा। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, रैंडम नंबर आपको दे रखे हैं, टाइम आपको दे रखा है, टाइम वाला भी करा देते हैं एक बार। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है 49 क्वेश्चन आप होमवर्क में करके लाएंगे। ये दिख नहीं रहा, ये रहा। ये सिंपल क्वेश्चन है आपके पास, कॉस्ट दे रखी है, रेवेन्यू दे रखा है, प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, सेल में से कॉस्ट माइनस करेंगे प्रॉफिट आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी दे रखी है आपको सभी की, सीक्वेंस 1 सीक्वेंस 2 का रैंडम नंबर दे रखा है। करा क्या इन्होंने, कॉस्ट दे दी, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है क्वेश्चन में, उसका क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी निकाला और रेंज निकाल ली। तो ये हो गया कॉस्ट के लिए। अरे देखिए ना, आपको यहीं पर एक्सप्लेन कर देता हूं। ये आपके पास कॉस्ट की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, ठीक है सर। ये आपके पास रेवेन्यू की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, दो पार्ट है, ये कॉस्ट की प्रोबेबिलिटी है और ये रेवेन्यू की प्रोबेबिलिटी है, राइट। अब क्या है, बेसिकली आपका आपका रैंडम नंबर दे रखा है, आपको रेंज ही तो निकालनी होती है। अभी देख इन्होंने क्या करा है, इनको जो कॉस्ट थी उसकी प्रोबेबिलिटी तो गिवन थी, मतलब ये वाला पोर्शन हमें गिवन था पहले से और ये वाला पोर्शन हमें पहले से गिवन था, तो हमने एक्स्ट्रा क्या करा भाई, जो प्रोबेबिलिटी हमें क्वेश्चन में गिवन थी कॉस्ट की, उसका हमने क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी निकाला, जोड़ा सबको, क्यूमुलेटिव आ गया। इसके बेसिस पर क्या निकाला, रेंज निकाल दिया। ये आपका रैंडम रेंज। सिमिलरली
सिमिलरली जो आपके पास सेल का था, ये रिवेन्यू आना चाहिए, गलत दिखा, तो रिवेन्यू था उसकी भी आपको प्रोबेबिलिटी दे रखी थी, ये पहले से क्वेश्चन में गिवन थी, इसका हमने क्यूमुलेटिव निकाला और रेंज निकाल ली। तो हमसे सीक्वेंस 1 के अंदर और सीक्वेंस 2 के अंदर हमें क्या बोला है, रैंडम नंबर दे रखे हैं, आसान है, कर लोगे आराम से। ये देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग सीक्वेंस रैंडम नंबर यूज्ड टू एस्टिमेट कॉस्ट एंड रेवेन्यू। तो सीक्वेंस 1 है वो कॉस्ट को बिलोंग कर रहा है और सीक्वेंस 2 जो है रेवेन्यू को बिलोंग कर रहा है, ये पहला पार्ट है। फिर दूसरा आपके पास आ जाता है, दूसरा और सेकंड पार्ट, रिपीट द एनालिसिस है बाय यूजिंग द फॉलोइंग रैंडम नंबर स्ट्रीम। सीक्वेंस 1 दे रखा है फॉर कॉस्ट एंड सीक्वेंस 2 दे रखा है फॉर रेवेन्यू। हाँ जी सर, सीक्वेंस 1 पे देख लेते हैं, 82 से कहां तक चलेंगे, 82 से 10 तक, ठीक है जी, 82 से जहां चल रहे हैं 10 तक। उसके बाद अगला 39 से कहां तक चल रहे हैं, 00 तक, ये रहा 39 सेल का, और ये 00 तक चले, राइट। अब क्या करना है आपको बताओ ना, करना क्या है सर, 82 कौन सी रेंज में बिलोंग कर रहा है सर, यहां बिलोंग कर रहा है, तो यहां क्या थी कॉस्ट, 21,000 डाल दो। 84 यहां बिलोंग कर रहा है, यहां भी कॉस्ट 21 था, डाल दो। 28 यहां बिलोंग कर रहा है, यहां कॉस्ट 19,000, डाल दो। क्या नहीं कर पाओगे सर ये। सिमिलरली सेल का सेल वाले में देखना, ये कॉस्ट नहीं होगा, सेल होगा, ठीक है ना, इसको टिक कर लो। 39 कहां बिलोंग कर रहा है, 39 बिलोंग कर रहा है सर यहां पर, ये रहा 21,000 सेल, ये डाल दीजिए। जब आप ये रेवेन्यू और सेल निकाल लोगे, ये आपके पास कॉस्ट आ जाएगी, ये आपके पास सेल आ जाएगी, फिर कॉस्ट कर दी इन्होंने, गलती है, ये सेल है, ये कॉस्ट है, सेल में से कॉस्ट जाएगी प्रॉफिट 0, सेल में से कॉस्ट जाएगी प्रॉफिट आपके 1000, सेल में से कॉस्ट जाएगा प्रॉफिट आपके पास 2000। इस तरीके से मंथली रेवेन्यू निकाल सकते हैं। और जब आप मंथली निकालोगे तो एवरेज रेवेन्यू निकालेगा। तो एवरेज कैसे निकालेगा, टोटल मंथली रेवेन्यू कितना निकल जाएगा, जाओगे मंथली सेल और मंथली कॉस्ट आ जाएगी, तो सेल में से कॉस्ट माइनस करोगे तो मंथली रेवेन्यू आ गया। मंथली रेवेन्यू का टोटल करो, और जो आपने टोटल मंथली रेवेन्यू करा वो कितने कितने मंथली का रेवेन्यू करा सर, 1 से लेकर कहां तक आया, 1 से लेकर 20 तक का, मतलब पहले से लेकर 20 महीने तक का मंथली रेवेन्यू को जोड़ो, जो क्या आया था 35,000, डिवाइडेड बाय 20 करो, पर मंथ मंथली रेवेन्यू आ गया आपके पास 1750। मतलब ऑन एन एवरेज 1750 का आपको रेवेन्यू हो जाता है। इसमें यह है कि किसी महीने होता ही नहीं, किसी महीने बहुत अच्छा होता है। कर लोगे, सिंपल है, कर क्या लोगे, करा ही दिया, कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन के अंदर। तो अब देखिए हम अपनी नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में थोड़ा से और 1-2 क्वेश्चन और ट्राई करवाऊंगा आपसे। जो मुझे नेक्स्ट क्लास में कराना है वो है 47 क्वेश्चन और एक 48 क्वेश्चन है, ये मुझे आपको नेक्स्ट क्लास में कराना है, उसके बाद मेरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। मैंने लास्ट के क्वेश्चन इसलिए लिए है, ये लास्ट वाला क्वेश्चन जो 49 है आपको घर से करके लाना है, मैं नहीं कराऊंगा और ना मैं इससे कभी डाउट पूछना इस बारे में, क्योंकि ये मैंने अभी आपको रिपीट कर दिया, आप घर से प्रैक्टिस नहीं करते, फिर आप कुछ टाइम बात करते डाउट आ जाता है कि अरे ये कैसे बताया था, भूल गया मैं। ठीक है सर, तो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम ये 2 फर्दर क्वेश्चन और करेंगे, जो कि 47 है और एक 48 है, और इस तरीके से मैं आपका चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। इस वाले चैप्टर में मैंने काफी क्वेश्चन आपको करा दिए हैं मॉड्यूल के ही, फॉर प्रैक्टिस पर्पस, रिविजन पर्पस, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट इतने थे नहीं, मेनली इस वाले चैप्टर के अंदर कॉन्सेप्ट कुछ है ही नहीं। इस वाले चैप्टर में जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको आएगा, इसलिए मैंने इतने सारे क्वेश्चन आपको कराए। एक तो पहला क्वेश्चन कराया, 2 क्वेश्चन पहले क्वेश्चन एक क्लास में करा दिए, आज आपको 2-3 क्वेश्चन करा दिए, कल 2 क्वेश्चन हो जाएंगे, इतने सारे क्वेश्चन हो गए, इनफ बहुत है। बाकी जो क्वेश्चन रिमेनिंग हो गए वो आपको खुद के अपने हैंड से करने होंगे, और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो इस चैप्टर के अंदर। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। हैव अ नाइस डे, बाय बाय एंड टेक केयर।